Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। और आज की पहले अपडेट में हम बात करने वाले हैं नाग मिसाइल के बारे में। दोस्तों, तकरीबन 2 दशक के डेवलपमेंट और यूजर ट्रायल्स के बाद जो थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है और जो नाग मिसाइल कैरियर है नैमिका, उसे पहली बार रिपब्लिक डे परेड में प्रदर्शित किया जाएगा और इसे हाल ही में दिल्ली में स्पॉट भी किया गया था। आपको हम बताना चाहेंगे कि नाग मिसाइल का जो फाइनल यूजर ट्रायल था ये वर्ष 2020 में पोखरण फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। और अब माना जा रहा है कि नाग मिसाइल के जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं वो इंडियन आर्मी के द्वारा पेश किए जाएंगे। दरअसल नाग मिसाइल जो है ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो कि एनिमी के टैंक्स को और आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह करने के लिए कैपेबल है। वहीं नाग मिसाइल कैरियर की बात करें, जिसे नैमिका के नाम से जाना जाता है, तो ये एक BMP-2 पर आधारित सिस्टम है जो कि एम्फीबियस कैपेबिलिटी के साथ में आता है। DRDO चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सर ने कहा था कि इंडियन आर्मी और इंडस्ट्री मिलकर के इस पे काम करेगी और इसके जो प्रोडक्शन है ये आने वाले वर्षों में काफ़ी फास्ट ट्रैक किए जाएंगे। उन्हें इस चीज़ का भी उम्मीद है कि एक लंबा जो ऑर्डर है, एक बड़ा जो ऑर्डर है वो इंडियन आर्मी के द्वारा नाग मिसाइल को लेकर के दिया जा सकता है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि खिसियाने ने बिल्ली खंभा नोचे, और ये जो कहावत है पाकिस्तान पे फिट बैठ रही है। पाकिस्तान कश्मीर मांगते मांगते न जाने कब आटा मांगने लगा, पता ही नहीं चला। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकियां हैं वो कम नहीं हुई हैं। पाकिस्तान का एक मिलिट्री बैक रिसर्चर ग्रुप है जिसने अपनी एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत को नहीं रोका और भारत पे प्रेशर नहीं बनाया तो दोनों देशों के बीच में जो न्यूक्लियर वॉर है वो हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस चीज़ के प्रेशर को बनाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत ने जिस प्रकार के डेवलपमेंट कश्मीर में किए हैं उसको रोकने को कहा है, उस पर लगाम लगाने को कहा है। पाकिस्तान को इस चीज़ का डर है कि भारत इजरायली स्टाइल में अपने जो सेटलमेंट्स हैं वो कश्मीर में कर रहा है और अपनी जो ताकत है उसको कश्मीर में बढ़ा रहा है। दरअसल पाकिस्तान को ये चीज़ खटक रही है कि पाकिस्तान ने आज तक POK को ढेला कुछ नहीं दिया, लेकिन भारत ने अपने कश्मीर में जो डेवलपमेंट्स हैं उनको काफ़ी फास्ट किया है और ये चीज़ पाकिस्तान को खटक रही है। और इसी चीज़ का सहारा लेते हुए उसने ये कहा कि भारत कश्मीर की जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए UN को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, ये वरना भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फुल फ्लेज वॉर है वो हो सकती है। यानी कि आयरनी देखिए कि देश में खाने के लिए आटा नहीं है, इकॉनमी ध्वस्त हो चुकी है और ये करेंगे फुल फ्लेज वॉर। खाएं ना वो परमाणु बम जो इन्होंने बनाए थे 250-250 ग्राम के, उसी को खाएं अब ये। दरअसल पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत किसी भी तरीके से उनसे बात शुरू करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो लुटिया है वो डूब चुकी है और ये पाकिस्तान भी समझ चुका है और उनको ये भी पता है कि भारत से लड़ने की उनकी औकात भी अब नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट फ्रांस को लेकर के आ रही है। फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुएल लेनैन ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रांस और भारत के सैन्य संबंध दशकों पुराने हैं, लेकिन अब इन संबंधों को नया आयाम देने का वक्त आ चुका है। फ्रांस इस समय भारत के साथ सिर्फ अपने डिफेंस टाइज को मजबूत नहीं करना चाहता, बल्कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के कई फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अंजाम देने के बारे में भी फ्रांस विचार कर रहा है। हाल ही में आपने देखा कि फ्रांस का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसमें चार्ल्स डिगोले एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल था, वो एक्सरसाइज वर्ना में पार्टिसिपेट करता है। और ये वो अवसर होता है जब भारतीय नौसेना के नौसैनिक और फ्रांस की नौसेना के नौसैनिक एक दूसरे के साथ आपसी समन्वय को बढ़ाते हैं और एक दूसरे के हथियारों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करते हैं। फ्रांस ने ये कहा कि अब फ्रांस ये चाहता है कि दोनों देश मिलकर के आपस में जो वेपन सिस्टम्स हैं या एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको सह विकसित करें और आपसी ज़रूरतों को पूरा करें। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस इस चीज़ को लेकर के कमिटेड है कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ फ्रांस के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस को ऑफर करी जाएंगी उनमें किसी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। आपको याद होगा इसी प्रकार का एक बयान तब भी सामने आया था जब ये रिपोर्ट सर्कुलेट करी गई थी कि भारतीय नौसेना ने राफेल M को सेलेक्ट कर लिया है और उस समय फ्रांस ने यह भी कहा था कि राफेल M के साथ इंडिया को किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यानी जो बदलाव इंडियन नेवी करना चाहेगी वो राफेल M में किए जा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं और अब यही सही समय है आपसी सैन्य संबंधों को एक नया प्रारूप देने का। दोस्तों, इस बार का रिपब्लिक डे परेड काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि कर्तव्य पथ पे तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और तैयारियों के बीच एक अपडेट सामने ये भी आ रही है कि इस बार गणतंत्र दिवस में पहली बार भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्सेज यूनिट, जिसे हम गरुण कमांडो फोर्स के नाम से जानते हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ, पहली बार आपको कर्तव्य पथ पे गरुण कमांडो फोर्स के दर्शन होंगे, जिनका नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर PS जटावत के द्वारा किया जा रहा है।
वहीं अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना दल की, तो भारतीय वायुसेना के समूचे दल का जो नेतृत्व किया जाएगा वो स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी के द्वारा किया जाएगा। इस बार भारत अपनी खुद की जो स्वदेशी ताकत है उसको प्रदर्शित करेगा। इस बार आपको गणतंत्र दिवस पे जितनी भी स्पेशल फोर्सेस यूनिट हैं उनके दर्शन होंगे। इसके अलावा मेड इन इंडिया वेपन्स और जो मिसाइल्स हैं वो आपकी इस ओकेशन में देखने को मिलने वाली हैं। और पहली बार और अंतिम बार आपको भारतीय नौसेना के IL-38 एयरक्राफ्ट के भी दर्शन होंगे, जो कि कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट करने वाला है। वहीं रिपब्लिक डे में टोटल 50 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, जैगुआर और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। वहीं इंडियन आर्मी के 4 हेलीकॉप्टर्स और इंडियन नेवी का एक विमान, जिसका नाम हमने आपके सामने लिया, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी इस बार का जो गणतंत्र दिवस परेड है वो काफ़ी भव्य होने वाली है और आप भी इस भव्य ओकेशन को मिस मत करिएगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह इल सीसी इस बार गणतंत्र दिवस परेड पे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे और इसी दौरान भारत और इजिप्ट के बीच में डिफेंस सिस्टम्स को लेकर के कुछ बड़ी बातचीत हो सकती है। अगर हम इनिशियल रिपोर्ट्स की बात माने तो इजिप्ट का जो इंटरेस्ट है इस समय वो आकाश मार्क 1 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम पर है। इसके अलावा वो DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो अपने एयरफोर्स के लिए इसे चाहते हैं। टैक्टिकल रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो इजिप्ट भारत से प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के भी बातचीत करेगा, जहां पर उनका लोकल प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी बात करी जाएगी। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 2 बड़े प्रोडक्ट हैं जो इजिप्ट के रेडार पे हैं। पहला है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और दूसरा है ALH रुद्र या ALH ध्रुव और इनकी प्रोडक्शन लाइन भी भारत ने इजिप्ट को ऑफर करी हुई है। लेकिन अभी ये कहना कि इजिप्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को सेलेक्ट करेगा या ALH ध्रुव को सेलेक्ट करेगा, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी और आने वाला समय ये क्लियर कर देगा कि इजिप्ट दरअसल कौन कौन से सिस्टम को भारत से एक्वायर करने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने नासिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में STT-40 एयरक्राफ्ट, जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है बेसिकली, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की तैयारियों को शुरू कर चुका है। और ये जो डील साइन करी गई थी ये इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच में डिफेंस एक्सपो में साइन करी गई थी। इनिशियली जो 70 एयरक्राफ्ट है इनका प्रोडक्शन शुरू किया जाना है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 106 की संख्या में जो STT-40 हैं इनके खरीद को मंजूरी दी थी, जिनमें से 70 जो एयरक्राफ्ट है वो इनिशियली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे गए थे और बाकी के 36 एयरक्राफ्ट तब खरीदे जाएंगे जब STT-40 की जो फ्लीट है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशनलाइज कर दी जाएगी। अगर हम बात करें पहले एयरक्राफ्ट की तो रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो शुरुआती 2 इंडिजिनस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की असेंबली है उन्हें अगले वर्ष शुरू किया जाएगा और जो डिलीवरीज हैं वो भी अगले वर्ष की तीसरी तिमाही तक या चौथी तिमाही तक कर दी जाएंगी और उसके बाद जो आगे के 8 यूनिट्स हैं वो भी अगले 2025-26 तक जो आएगा वो वित्तीय वर्ष उसमें डिलीवर किए जाएंगे और बाद में जो एयरक्राफ्ट है इनका डिलीवरी रेट 21 यूनिट प्रति वर्ष का होने वाला है। माना यह भी जा रहा है कि STT-40 पर आधारित एक वेपनाइज वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है जो कि इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जाएगा। HAL ये चाहती है कि उन्हें एडिशनल तकरीबन 36 जो एयरक्राफ्ट है उनका ऑर्डर और मिले ताकि जो प्रोडक्शन लाइन है इसे तब तक चालू रखा जाए जब तक कि तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन शुरू नहीं कर दिया जाता है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।